Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, in the last class, we have discussed about ecological pyramids. हमने वेरियस काइंड्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स को देखा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और कल मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि पिरामिड्स में फिर से आपको समझाऊंगा अगर कोई डाउट हो। तो जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं ऑन द होल। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑन द होल इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर्स वहाँ पे है, 4 चैप्टर्स देयर आर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, आवर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। ओके, एंड वी आर जस्ट स्टडिंग द क्लब्ड इकोलॉजी। हम लोग इकोलॉजी को क्लब्ड वे में पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें हैं और इन्वायरमेंट की जो डिफरेंट चैप्टर्स में दिए हुए हैं, हम लोग एक सिक्वेंशियल वे में इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इकोलॉजी के बारे में, इसके बाद इकोसिस्टम, उसके बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को देखा था। बायोटिक कंपोनेंट्स में एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है बच्चों, ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके से फूड चेन्स बनते हैं। और एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अगर कई फूड चेन्स की बात करें तो उनके डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स भी आपस में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड ड्यू टू दिस इंटरकनेक्शन between various trophic level of different food chains of a particular ecosystem creates a web, creates a network that is well known as food web. तो फूड वेब भी हम लोगों ने देखा। एंड देन आफ्टर वी हैव सीन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के किसी भी फूड चेन में वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स जो है उनको अगर हम ग्राफिकली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एनर्जी के ट्रांसफर को, तो दैट इज सेड टू बी एज इकोलॉजिकल पिरामिड। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। कल की क्लास में आपने देखा था इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। और आप जानते हैं बच्चों, ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से हैं फूड चेन में या इकोसिस्टम के अंदर? प्रोड्यूसर्स, पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स, सेकंड वन इज कंज्यूमर्स एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स। और आपको यह भी पता है कि कंज्यूमर्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टॉप कार्निवोर्स यानी टर्शियरी कंज्यूमर्स में। After completing the ecological pyramid, let us start the new topic of ecology, that is biogeochemical cycle. It is very important topic in fact, children. So, since biogeochemical cycle consisting 3 words, so see and listen very carefully. Bio means life, geo means earth, एंड केमिकल आप जानते हैं जो केमिकल एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर हैं जो हमारे लाइफ को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो इन तीनों से मिलकर बनी हुई साइकिल है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। चिल्ड्रन, इट इज आल्सो सेड टू बी एज न्यूट्रिएंट साइकिल। चूंकि यह न्यूट्रिएंट पार्ट है इसीलिए बायोजियोकेमिकल साइकिल को न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहा जाता है बच्चों। आप देख भी रहे हैं, लाइफ, bio means life, geo means earth, and these chemicals are involving to coordinate the life. That's why this cycle is said to be as biogeochemical cycle. यहाँ एक definition देखिएगा, cycling of nutrients, water, carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur from the abiotic component of the ecosystem, that is water, air, soil या rock, through the biotic components, that is plant, animal, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, क्यों इसको न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल? इसको बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, क्योंकि एक ऐसी साइकिलिंग होती है जो कि जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या वाटर, इनको एबायोटिक कंपोनेंट से, इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट तक चैनलाइज करता है यह साइकिल, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज न्यूट्रिएंट साइकिल आल्सो। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ रखा है। हमने देखा इकोसिस्टम के अंदर 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं है लेकिन लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा जिसमें कि लाइफ है। एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक वाटर, लाइक एयर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल
atmospheric pressure, edaphic factors, soil, rocks. These are abiotic factors. And the biotic factors are the organism, the producers, the consumers, the decomposers. तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट साइकिल देखने जा रहे हैं बच्चों आप, यह चैनलाइज करेगा जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनको बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू, यानी साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम थ्रू द बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल, यहाँ पर एक वाटर साइकिल देख रहे हैं। हालांकि आपके कोर्स में गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल ही पढ़ना है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल, लेकिन वाटर साइकिल यहाँ पर सामने, क्योंकि बायो जियोकेमिकल साइकिल की शुरुआत वाटर साइकिल से ही होती है बच्चों। एंड यू नो दैट इट इन्वॉल्व, बचपन से ही आप वाटर साइकिल पढ़ते चले आ रहे हैं। यह सनलाइट जबकि वाटर बॉडीज के ऊपर पड़ेगा तो वाटर विल बी इवापोरेटेड एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। ये रिवर्सिंग प्रेसिपिटेशन व्हिच कम्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन टू द अर्थ सरफेस। So especially water cycle, if you talk about, तो water cycle involving 3 steps which are evaporation, condensation and precipitation, और फिर से वो water नीचे आ जाता है। But here I am just describing the types of biogeochemical cycle। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देखिए, बायोजियोकेमिकल मैंने बताया इसका मतलब भी आपको, और न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है, यह भी मैंने बताया कि किस तरीके से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स में चैनलाइज हो रहा होता है न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली यह दो प्रकार का होता है बच्चों, एक तो गैसियस साइकिल और दूसरा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री बोले तो रॉक्स, गैसियस यानी आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी जिसमें कि गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो गैसियस साइकिल होगी, लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड वाटर साइकिल। दीज आर द गैसियस साइकिल। वाटर साइकिल में भी आपने देखा था कि वेपर्स का फॉर्मेशन होता था, तो इसीलिए इन साइकिल्स को गैस के साइकिल्स में रखा गया है, जिसमें से आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल पढ़ना है बच्चों। अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें, दैट इज रॉक्स। अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें तो रॉक्स से बनने वाले जो कि फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल आएंगे, लेकिन आपके कोर्स में फास्फोरस साइकिल है, तो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल को पढ़ना है बच्चों बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत। तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन साइकिल। अभी हम लोग जब अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को कि कार्बोहाइड्रेट, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इस दुनिया में सबसे अधिक जो बायोमॉलिक्यूल पाया जाता है उसका नाम कार्बोहाइड्रेट ही है बच्चों, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स ही केवल एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एसिमिलेट करते हैं, ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक CO2 को C6H12O6 में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन को काउंटर अटैक करता है, यानी रेस्पिरेशन के द्वारा एनिमल्स और प्लांट्स दोनों CO2 इवॉल्व करते हैं, और CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ न जाए एटमॉस्फेयर में, तो ग्रीन प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके खाना बना रहे होते हैं। दैट्स व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर लाइफ सेवर, इसीलिए जीवन को बचाने वाले माने जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक CO2 and assimilate it and fixed it into C6H12O6, that is carbohydrate, their food material। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला केवल ग्रीन प्लांट्स, और जबकि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही रेस्पिरेशन करके CO2 को बाहर निकाल रहे होते हैं। एज यू नो दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल का बर्निंग या ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके फलस्वरूप CO2 लिबरेट होगा। जाहिर सी बात है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा तो CO2 लिबरेट होगा, एंड दैट CO2 विल बी एसिमिलेटेड थ्रू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 निकलने का बाहर और भी तरीके हैं, लाइक फैक्ट्री इमिशन। देखिए, फैक्ट्री से निकलने वाला इमिशन जो है चिमनीज, जो चिमनीज हैं वहां से भी, चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, वहां से भी CO2 निकल रहा है। इसके अलावा बच्चों ओशियन में देखिए, ओशियन से रूट रेस्पिरेशन से भी CO2 बाहर निकल रहा है। फॉसिल फ्यूल्स,
जो हम फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं फ्यूल्स, उनसे भी, वॉल्केनिक इरप्शंस, उनसे भी CO2 एटमॉस्फेयर में आ रहा है, एंड दैट कैन बी ओनली कंज्यूम थ्रू ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वृक्ष धरा का भूषण है, करता दूर प्रदूषण है, वृक्ष लगाओ धरा बचाओ, सेव प्लांट्स सेव लाइफ। उसके पीछे का लॉजिक यही है बच्चों, क्योंकि प्लांट्स उस CO2 को एसिमिलेट कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऐसा नहीं है कि ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशन में CO2 को अंदर ले रहे होते हैं, O2 बाहर निकाल रहे होते हैं। डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन करेगा तो O2 ही अंदर लेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, बर्निंग ऑफ फूड मटेरियल, थ्रू विच CO2 इज रिलीज्ड आउट। और CO2 रिलीज्ड आउट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक बैलेंस को गड़बड़ कर रहा होता है, क्योंकि 0.03% CO2 का लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उससे ज्यादा 0.04 या 0.05% तक अगर CO2 हो जाए तब तक तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, क्योंकि यह कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट बियॉन्ड दिस लेवल ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ CO2 कैन कॉज डैमेजिंग इफेक्ट। अगर 0.05% से ज्यादा CO2 होने लगेगा एटमॉस्फेयर में तो यह ग्लोबल वार्मिंग काज करने लगेगा बच्चों, देख रहे हैं आप। तो ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर्स और सुनामी और जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं वह इन्हीं सब चीजों का कंसिक्वेंसेस है। तो दिस वन इज कार्बन साइकिल यू आर सीइंग चिल्ड्रन। व्हाट इज कार्बन साइकिल? Earth's atmosphere, ocean, land and living thing can be both sources and sinks of carbon। मैंने बताया सबसे अधिक चूंकि कार्बन ही पाया जाता है, तो सोर्स और सिंक के आधार पर अगर हम बात करें तो ओशियन, लैंड एंड लिविंग थिंग जो है वो सभी सोर्सेज और सिंक का काम कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डेथ and decomposition move carbon through the carbon cycle partly as carbon dioxide। देखा आपने, रेस्पिरेशन में CO2 इवॉल्व हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में CO2 कंज्यूम हो रहा है। तो these all process are and decomposition also move carbon through the carbon cycle partly as carbon dioxide। and in earth atmosphere मैंने बताया कि CO2 is only 0.03% by volume but it is important greenhouse gas। अगर इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोब वार्म होगा, और फिर फर्दर कंसिक्वेंसेस हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो दिस वन इज द कार्बन साइकिल चिल्ड्रन। फर्स्ट गैसियस साइकिल, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। नाउ सी द ऑक्सीजन साइकिल, सेकंड वन। ऑक्सीजन साइकिल इज आल्सो अ गैसियस साइकिल बट इट इज वेरी इजी। इनफैक्ट यह सिंपल है एकदम। देखिए आप, अगर हम एनिमल से लेकर चले तो एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन को लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाके हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, एनर्जी जनरेट हुआ, और जबकि CO2 यहाँ पर इवॉल्व हुआ, और यह इवॉल्व CO2 ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम किए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, अपना खाना बनाए C6H12O6 and then again oxygen is evolved। So this oxygen is being maintained 21% in our atmosphere, जो कि एक बहुत ही आवश्यक एलिमेंट है, नेसेसरी एलिमेंट है फॉर द लाइफ। एक बार फिर से मैं ऑक्सीजन साइकिल को इलेबोरेट कर रहा हूँ। एक्चुअली ऑक्सीजन इज evolved through the green plants by the process of photosynthesis, as oxygen is the byproduct of photosynthesis, and this oxygen is respired through organism, through animals and plants for the purpose of breakdown of complex food material, breakdown of respiratory substrate, oxidation of respiratory substrate, through which organisms get energy in the form of adenosine triphosphate, and then CO2 is again evolved which is being consumed through the green plants for the process of photosynthesis, and in this way the cycle is being completed and oxygen is again liberated as a byproduct, और फिर से ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में लिबरेट हो जाता है बच्चों। तो यह ऑक्सीजन साइकिल आपने देखा। O2 is needed for respiration, हमने देखा। कहीं आपको जरा जल्दी नहीं लगेगा, मैं चीजों को और इजिली वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑक्सीजन साइकिल तो आपने देखा ही, उसका इलेबोरेशन देखिएगा। Oxygen is needed for respiration. Plants produced O2 during photosynthesis and release it into water and the air, and consumers take in O2 during respiration and let it out as
CO2। यहाँ पीछे देखिए आप, ये देखिए कंज्यूमर्स यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए O2 को ले रहे हैं और जबकि इवाल्व कर रहे हैं CO2 को, और इस CO2 को फिर से ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि वह फिर से अपना खाना C6H12O6 बना सके बच्चों। तो दिस वन इज ऑक्सीजन साइकिल यू आर सीइंग हियर। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, plants produce O2 during photosynthesis and release it into water and the air, and consumers take in O2 during respiration and it out as CO2। इन करते हैं O2 को रेस्पिरेशन में और जबकि आउट करते हैं CO2 को। इस डायग्राम में भी देख रहे हैं बच्चों आप, सबसे पहले सनलाइट को ग्रीन प्लांट ट्रैप किए थ्रू क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, अपना एसिमिलेशन किए, C6H12O6 बनाए और इसके बाद ऑक्सीजन लिबरेट हुआ बाई प्रोडक्ट के रूप में, जिसको यहाँ एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए कंज्यूम किए, प्लांट्स भी कंज्यूम किए, और फिर CO2 बाहर इवॉल्व हुआ और इस CO2 को फिर से ग्रीन प्लांट्स यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं एसिमिलेशन के लिए। मीनवाइल द टाइम ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द फोटोन ऑफ सनलाइट and again perform the photosynthesis and again oxygen is comes out, oxygen is evolved as the byproduct. This one is oxygen cycle, children. And now see the third one and the most important biogeochemical cycle of your syllabus, that is nitrogen cycle. सबसे अधिक बच्चों नाइट्रोजन साइकिल के ही पूछे जाने के चांसेस हैं। आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि नाइट्रोजन साइकिल is the most important cycle. It has been asked so many times for long answer question. Long answer question में कई बार नाइट्रोजन साइकिल आ चुका है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों। नाइट्रोजन is the most abundant gas present in our atmosphere, 78%. But it cannot be utilized by plants or animals because it is in the form of free molecular state. But green plants absorb nitrogen in the form of nitrite and nitrate. In 11th class in mineral nutrition chapter, children, we have studied in last year that green plants absorb nitrogen only in the form of nitrite and nitrate. So fixation of nitrogen is necessary here, and nitrogen cycle is the process by which nitrogen is converted between its various chemical forms such as ammonia, such as nitrite, such as nitrate. Okay, and this transformation can be carried out through both biological and physical process. और यह लाइटनिंग और थंडरिंग से भी हो रहा होता है, बैक्टीरिया के एक्शन से भी हो रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर दैट बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल या फिजिकल दोनों ही प्रोसेस से यह नाइट्रोजन का साइक्लिंग चल रही होती है बच्चों। तो नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो यह नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड वन इज अमोनिफिकेशन, थर्ड वन इज नाइट्रिफिकेशन एंड फोर्थ वन is denitrification. Let us discuss in detail. Nitrogen fixation and nitrogen assimilation is done due to lightning and thundering, that is the physical factor, as well as role of bacteria. You know very well that Rhizobium leguminosarum, the bacteria, symbiotic bacteria, lives in the root nodules of pulses and responsible for the fixation of nitrogen inside the root nodules of pulses, that is legume. Similarly, there are some free living soil bacteria such as Azotobacter and Clostridium. Azotobacter, Clostridium और Frankia, ये भी ऐसे कुछ फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को एसिमिलेट कर रहे होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। ओके चिल्ड्रेन, एंड थ्रू ग्रीन प्लांट्स अल्टीमेटली इट रीचेस टू द एनिमल बॉडी। क्योंकि ये मृत्यु लोक है तो डेथ एंड डीके, डेथ होगा प्लांट्स का भी, डेथ होगा एनिमल्स का भी, और डेथ एंड डिकेइंग होगा, वहां पर डिकम्पोजिशन होगा इनफैक्ट बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू विच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स, एंड ऑल द डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज वेल नोन एज अमोनिया। उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्या बोलेंगे बच्चों? अमोनिया। एंड दैट प्रोसेस इज वेल नोन एज अमोनिफिकेशन, और उस प्रोसेस को कहा जाएगा अमोनिफिकेशन। तीसरे स्टेप पे अब हम आ जाते हैं। थर्ड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, अब जो ये अमोनिया बना, हम लोग बोलते हैं मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। अमोनिया बनने के बाद अब इस अमोनिया को कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहेंगे लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, व्हिच कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट।
अब देखिए, यह जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये बैक्टीरिया है बच्चों, जिनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। यह नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर यह अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में, और फर्दर लास्ट स्टेप होगा दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन carried out through Micrococcus and Pseudomonas. Micrococcus and Pseudomonas are said to be as denitrifying bacteria. यह denitrifying bacteria होते हैं which converts again the nitrite and nitrate into atmospheric nitrogen, that is 78%. तो इस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से चल के वहीं पर दोबारा पहुंच जाते हैं। एक साइकिल कंप्लीट होती है दैट इज सेड टू बी एज नाइट्रोजन साइकिल। और अब इस नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए एक बार फिर से आप समझिएगा, द फर्स्ट स्टेप is nitrogen fixation and nitrogen assimilation, which is carried by physical factor lightning and thundering, biological factor like rhizobium, leguminosarum bacteria, azotobacter, clostridium and frankia, which are free soil living bacteria, and the atmospheric nitrogen is being assimilated inside the plant and reaches to the animal, and after death and their decay the nitrogenous compounds are converted into ammonia. The dead complex organic matters are decomposed into inorganic materials, and this step is said to be as ammonification. And after ammonification, ammonia is converted into nitrite and nitrate through the nitrifying bacteria such as Nitrosomonas and Nitrobacter. Because you know very well, children, that green plants can absorb nitrogen only in the form of nitrite and nitrate. ग्रीन प्लांट्स केवल नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन को बच्चों। तो यह नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे ग्रीन प्लांट्स। और इसके बाद जो है चौथा स्टेप आएगा दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन, जहाँ पे माइक्रोकोकस और सीडोमोनास दो बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो नाइट्राइट और नाइट्रेट को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे होंगे बच्चों। सो दिस वन इज द नाइट्रोजन साइकिल यू आर सीइंग हियर। प्लीज सी द रे डायग्राम। Atmospheric nitrogen fixation occurs. This is assimilation by the lightning and thundering and the role of microbes, and here organic nitrogen reaches to animals also, and then ammonification takes place. Dead complex organic matters are converted into inorganic materials. Ammonia is being formed. That's why this step is said to be as ammonification. And here nitrification done through nitrifying bacteria, which convert the ammonium ion into nitrite and nitrate ion, which are the radial form, absorbable form for the plants. And finally, the denitrification takes place, and this nitrite and nitrate ion are again converted into atmospheric nitrogen by means of some denitrifying bacteria such as Micrococcus and Pseudomonas. So this one is nitrogen cycle, children. Very important biogeochemical cycle for your syllabus, mainly including 4 phases, which are assimilation, ammonification, nitrification, and denitrification, which you are seeing in the diagram. Okay, let us discuss about the last biogeochemical cycle, that is sedimentary and phosphorus. अब हम लोग फास्फोरस साइकिल की बात करने जा रहे हैं, जो कि सेडिमेंट्री है, रॉक से रिलेटेड अब मैं साइकिल की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द फास्फोरस साइकिल में आल्सो बी रेफर्ड टू एज मिनरल साइकिल। यह गैसियस साइकिल नहीं होगा बच्चों, यह मिनरल साइकिल होगा, रॉक्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। द फास्फोरस साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक टू इन्वायरमेंट। यह इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाता है और ऑर्गेनिज्म से फिर बैक होकर इन्वायरमेंट में चला आता है। यानी रॉक से होते हुए सॉइल में मिलने के बाद ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के बाद फर्दर वह जो है रॉक तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि द फास्फोरस साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक to environment. Phosphorus is mainly found in water, soil and rock, and it is essential for life, क्योंकि फास्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीएनए में हम लोगों ने फास्फोरिक एसिड के रूप में फास्फोरस को देखा था, और उसके अलावा हम जानते ही हैं फास्फोरस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स एंड टीथ। Due to the deficiency of phosphorus,
वी सफर थ्रू टूथ डीके एंड ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं या दांत कमजोर हो जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है हमारे बोन्स और टीथ का, एज वेल एज इट इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए आल्सो, बिकॉज डीएनए कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड and in nucleotide ribose sugar, nitrogenous base and phosphoric acid is being present. So see the phosphorus cycle. I have taken the diagram from NCERT children. NCERT बुक का ये डायग्राम देख रहे हैं आप। सबसे पहले रॉक्स पे आ जाइएगा। यह एक मैसिव रॉक है, मैसिव रॉक जिसमें वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब मैसिव रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, विच आर सेड टू बी एज रिगोलिथ, जिनको रिगोलिथ कहा जाता है। और इस तरीके से मैसिव रॉक में जब वेदरिंग होती है, ये वेदरिंग बायोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी और केमिकल भी। बायोलॉजिकल वेदरिंग जैसे इस रॉक के ऊपर कोई प्लांट इसके दरारों में उगाए और उसके रूट्स के जियोमेट्रिक डायरेक्शन में बढ़ने की वजह से रॉक्स में वेदरिंग हो जाए। केमिकल वेदरिंग जैसे रॉक्स के ऊपर लाइकेंस ग्रो करें और लाइचिनिक एसिड सिक्रेट करें एंड दैट लाइचिनिक एसिड जस्ट डिग्रेड द रॉक सरफेस, दैट इज केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कैसे होगा? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर की कंडीशन में रॉक्स में जो है दरारें पड़ जाती हैं और फिर रॉक्स में वेदरिंग होने लगता है, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। तो बच्चों यह वेदरिंग कैसा भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एंड अल्टीमेटली जो द सॉइल सॉल्यूशन रन ऑफ and some of soil solution run off and other soil solutions are uptake through the producers through their root hairs, and finally the phosphorus comes to consumers, which are primary, secondary and tertiary consumers. During death and decay, phosphorus reaches to the detritus, okay, and finally again mixed into the soil solution, क्योंकि यहाँ पर फिर से डिकम्पोजिशन होगा और यह फिर से सॉइल सॉल्यूशन में मिल जाएगा, कुछ दोबारा प्रोड्यूसर के थ्रू अपटेक हो जाएगा और जबकि कुछ रन ऑफ होता रहेगा। इसीलिए कहा गया कि इन फास्फोरस साइकिल फास्फोरस इज बीइंग चैनलाइज्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट एंड देन कम बैक फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म। So my dear kids, you are seeing here that rocks, minerals and here weathering takes place, physical, chemical or biological. In any way weathering takes place, and after weathering the phosphorus mixes with soil solution. Some phosphorus run off, whereas rest of them are being absorbed through the root hairs of the green plants, which are producers, and through producers phosphorus comes into primary, secondary and tertiary consumers. And then the role of decomposers takes place, which decompose the dead complex and organic materials into inorganic materials, and finally phosphorus mixes with soil solution and just make the form of rock. So we say that in phosphorus cycle phosphorus move on from organism to environment and then from environment to organism. So my dear kids, in this way in today's class we have seen the biogeochemical cycles, we have seen the gaseous and sedimentary cycles, and in gaseous cycle we have seen the carbon, the oxygen and the water cycle. Same time we have seen the long answer question nitrogen cycle. All the steps we have seen, and then we have discussed about phosphorus cycle in sedimentary cycle. So my dear kids, in the next class we shall start the pollution, the next topic of ecology, and please prepare till biogeochemical cycle your notes till biogeochemical cycles and learn it. Thank you very much.